कॉन मैन, नाम तो सुना ही होगा। इनके और भी कई नाम हैं, जैसे कॉन आर्टिस्ट या कॉन्फिडेंस मैन, और हिंदी में इन्हें कहते हैं ठग। कौन होते हैं ये कॉन मैन? कॉन मैन एक ऐसा शख्स होता है जो लोगों को ठगता है, उन्हें बेवकूफ़ बनाता है। और उनका काम करने का तरीका क्या होता है कि वो सबसे पहले, वो तो इतने फुल ऑफ कॉन्फिडेंस रहते हैं कि वो सबसे पहला वो काम करते हैं कि अपने कॉन्फिडेंस के बलबूते पर वो दूसरों का भरोसा जीत लेते हैं। और एक बार उनका ट्रस्ट, उनका भरोसा जीत लिया, उसके बाद वो अपनी बातों से उनको प्रभावित करने का प्रयास करते हैं कि वो उनकी उन बातों को मान ले जो सच नहीं होते। एक था कॉनमैन, वो कई नामों से जाना जाता था, जैसे कि आदित्य खन्ना, आकाश खोसला, अंशुल खुराना और वगैरह वगैरह कई नाम। उसके नाम में एक चीज़ कॉमन था, वो था उसका इनिशियल्स, ए के। जो भी वो नाम रखता था, उसका इनिशियल हमेशा ए के आता था। अब ये जो कॉनमैन था, इसकी कामयाबी के पीछे कुछ कारण थे। पहला कारण ये था कि वो बहुत ही कॉन्फिडेंट था, उसमें आत्मविश्वास तो कूट कूट कर भरा था। ऐसे लोगों का क्या होता है कि अगर वो लोग झूठ भी बोलते हैं तो इस आत्मविश्वास के साथ बोलते हैं कि सामने वाला सोचता है कि नहीं भाई, ये सच ही हो सकता है। जैसे कि ये लोग ऐसे हैं जो कभी बोल भी देते हैं कि आज तक सूरज पूरब से निकलता था, कल देखना सूरज पश्चिम से निकलेगा। तो सुनने वाले अगले दिन सुबह उठकर पश्चिम की दिशा में मुंह करके खड़े हो जाएंगे और इंतजार करेंगे कि पश्चिम से सूरज निकलेगा। इतना कॉन्फिडेंस इनके अंदर होता है। दूसरा जो इसके सक्सेस के पीछे कारण होता है, वो होता है ये लोग बड़े स्वीट टॉकर होते हैं, मृदुभाषी होती हैं। इनका बात करने का लहजा इतना मीठा होता है कि सुनने वाला को लगता है कि बस वो बोलते जाए बोलते जाए बोलते जाए और मैं सुनता जाऊँ सुनता जाऊँ सुनता जाऊँ। इससे क्या होता है कि बहुत ही जल्दी एक ट्रस्ट, एक विश्वास दोनों के बीच में, सुनने वाले और बोलने वाले के बीच में पैदा हो जाती है, और सुनने वाला जो है उसके सम्मोहन में आ जाता है। और तीसरा कारण जो होता है, जो ये दोनों कारण में हेल्प करता है, ज़रूरी नहीं है कि ये तीसरा कारण हो, बट अगर हो तो बड़ा ही डेडली कॉम्बिनेशन हो जाता है। और ये तीसरा कारण है कि ये जो कॉनमैन था, बड़ा ही खूबसूरत, बड़ा ही हैंडसम किस्म का इंसान था। किसी भी फिल्म स्टार से कम नहीं लगता था वो। तो ऐसे में जो इंसान खूबसूरत होता है तो उसकी बात पर विश्वास करने का मन भी करता है लोगों का। तो ये तीनों कॉम्बिनेशन मिलाकर वो अगर चाहता तो कुछ अच्छा काम भी कर सकता था, लेकिन उसने सोचा नहीं, मैं इन तीनों का इस्तेमाल करके एक कॉनमैन बनूंगा, लोगों को ठगूंगा। ऐसे लोग सोचते हैं कि वे लोग कभी पकड़े नहीं जाएंगे या उनका हश्र कभी बुरा नहीं होगा, लेकिन ये भूल जाते हैं कि कर्म के नियम बिल्कुल अलग होते हैं। कर्म किसी को नहीं बख्शता। अगर आपने सही कर्म किया है तो उसका फल घूम फिर कर आपके पास ज़रूर आएगा, और अगर आपने गलत कर्म किया है तो शुरू शुरू में तो भले आपको फल अच्छा मिल जाए, लेकिन वो गलत कर्मों का जो फल है धीरे धीरे जमा होते जाएगा, और एक दिन वो पलट कर इस रूप में आपके पास आएगा कि आप सोच भी नहीं पाओगे। ऐसा ही कुछ हादसा इस कॉनमैन के साथ हुआ। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अगर आप थ्रिलर नॉवल पढ़ने के शौकीन हैं, थ्रिलर फिल्मों के दीवाने हैं, अगर जो भी थ्रिलर कहानी होती है उसमें आपकी दिलचस्पी है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं बात करता हूं थ्रिलर नॉवेल्स के बारे में, थ्रिलर मूवीज़ के बारे में भी आगे चल के हम बात करेंगे। थ्रिलर मूवीज़ की कहानी, थ्रिलर नॉवल के प्लॉट के ऊपर बात करेंगे, उनके किरदारों के बारे में बात करेंगे, किस तरीके से वो किरदारों में उतार चढ़ाव आता है, किस तरीके से कहानी में जो ऊपर नीचे होता है, कहानी की जो प्लॉट जो है किस तरीके से, किस रफ्तार से रेस करके आगे बढ़ रही है, इन सब चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। ओवरऑल हम जो भी थ्रिलर से रिलेटेड चीज़ें हैं उसके ऊपर आगे चलकर इन डेप्थ बात करने की कोशिश करेंगे। तो मैं आपसे एक बार फिर कहता हूँ कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। बहुत मज़ा आएगा जब हम थ्रिलर की बातें करेंगे एक साथ मिलकर। तो चलिए अब बात करते हैं इस कॉन मैन के मोडस ऑपरेंडी की, किस तरीके से वो ऑपरेट करता था।
ये जो प्लान उसने बनाया था वो बहुत ही सोच समझ कर बनाया गया था, फुल प्रूफ प्लान बनाया गया था, तभी वो कामयाब हुआ था इतनी सारी लड़कियों को अपने जाल में फंसाने में। तो किस तरह काम करता था? सबसे पहले तो वो शहर में उन लड़कियों के बारे में पता करता था जिन्हें अचानक ही करीब 20-25 लाख रुपए का फ़ायदा हुआ हो, वो भी लीगली। तो चाहे वो कौन बनेगा करोड़पति जीत कर हुआ हो, चाहे कोई ज़मीन जायदाद बेचकर उनके हाथ में कैश आया हो 20-25 लाख, या चाहे कोई उनका जो बुज़ुर्ग है वो उनके लिए ढेर सारी दौलत छोड़ गया हो। तो जो भी है वो उन सब इसी टाइप की लड़कियों को वो तलाशता है। और वो होने के बाद जब वो लड़की मिल जाती है तो फेसबुक के ज़रिए वो उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है और उनसे दोस्ती बढ़ाता है, और वहाँ से वो अपना मृदुभाषी होने का फ़ायदा उठाता है और उसके साथ कॉन्वर्जेशन में, वार्तालाप में आता है। फिर धीरे धीरे बात जो है व्हाट्सएप तक पहुँच जाती है, व्हाट्सएप पे उनकी चैटिंग होती है और काफ़ी इन्फॉर्मेशन का आदान प्रदान होता है। इसमें एक बड़ी बात जो ये है कि ये जो कॉनमैन है ये किसी भी लड़की के साथ बदतमीज़ी नहीं करता और अपनी हद कभी क्रॉस नहीं करता है। उसका मकसद एकदम क्लियर है। उसे लड़की से कुछ लेना देना नहीं है, उसे सिर्फ उसकी दौलत चाहिए। इसलिए वो अपने आप को एक प्योर जेंटलमैन की तरह पेश करता है। अब ये कॉनमैन बताता है उसका बैकग्राउंड कि वो बेसिकली न्यूयॉर्क अमेरिका से है, जहाँ पर उसका बहुत बड़ा बिजनेस है, काफ़ी अच्छा पैसा उसने कमा लिया है। और वो अपनी एक दास्तान सुनाता है, अपनी व्यथा सुनाता है कि उसकी शादी एक अमेरिकन लड़की से हुई थी, लेकिन बाद में उनका तलाक हो गया, और तलाक का जो सेटलमेंट अमाउंट था वो इस कदर भारी पड़ा उसके ऊपर कि उसकी जो एक्स वाइफ है उसने उसको पूरी तरह से फाइनेंशियली निचोड़ लिया था। अब वो एकदम ऑलमोस्ट सड़क पर आ गया था, लेकिन उसे हिम्मत नहीं हारी और मेहनत करके फिर से अपने लिए एक मुकाम बनाया। तो ये उसकी एक सैड स्टोरी होती थी जिससे लोग रिलेट कर पाते थे, इत्तेफाक रखते थे और उसको समझते थे कि हाँ ये इंसान बड़ा ही जेन्युइन इंसान है। तो इस तरीके की उसने कहानी बनाई थी। और फिर वो बोलता था कि अब मैं ये सब छोड़कर हिंदुस्तान आना चाहता हूँ। मेरी प्लानिंग है कि वहाँ आके मैं सेटल हो जाऊँ, वहीं रहूँ और फैमिली बनाऊँ। तो इस तरीके का वो सिग्नल छोड़ता था जिससे लड़की को लगता था उसके मन में कि हो सकता है वो उसे लेके प्लान बना रहा है। तो ये एक सटल तरीके से उनके दिमाग में ये मैसेज डालते रहता था। एक बार तो वो मिलने के लिए भी आता है लड़की से। वो मुंबई एयरपोर्ट को उतरता है, वहाँ से वो राजनगर शहर में आता है और ढेर सारे महंगे महंगे गिफ्ट लेके आता है। 35,000 के सैंडल्स और न जाने कितने महंगे महंगे गिफ्ट्स, जिससे वो दिखाता है कि वो वाकई बहुत रईस इंसान है। उसके बटुए में हमेशा डॉलर्स में कैश रहता है। और वो जो लड़कियों को लेके जाता था डेट पे, तो महंगे महंगे होटलों में लेके जाता है और आलीशान तरीके से उनके सामने पेश आता है, तो लड़कियां एकदम इम्प्रेस हो जाती हैं। और तो और जितनी भी लड़कियों को उसने ऑन किया था, सब लड़कियों ने कहा था कि वो इतना शरीफ इंसान, इतना जेंटलमैन था कि उसने उस लड़कियों की उंगली तक नहीं छुई थी, इतना शरीफ था। तो इससे वे लड़कियां बहुत इम्प्रेस हो जाती थी। तो फिर वापस वो अमेरिका जाता था और वहाँ से उसको वापस फ़ोन करता था लड़की को और बोलता था कि मैंने प्लान कर लिया कि मैं अभी वापस आ रहा हूँ, तो मेरे पास कुछ सोने के बिस्किट्स हैं, कुछ हीरे जवाहरात है, कैश हैं, बॉन्ड्स हैं, वो सारी चीज़ें ना मैं यहाँ से पूरा बेच बाच के जमा करके कस्टम पेड करके मैं तुम्हारे नाम पर हिंदुस्तान भेज देता हूँ। तुम कस्टम, और साथ में तुम्हें मैं रिसिप्ट भेज दूँगा, ईमेल कर दूँगा, तुम जाके कस्टम से उसे छुड़ा लेना। तो लड़की तैयार हो जाती थी। तो कुछ दिनों बाद लड़की को फ़ोन आता था कि कोई बोलता था कि वो कस्टम डिपार्टमेंट से बात कर रहा है और उसके नाम पर एक बहुत कंसाइनमेंट आया हुआ है, बड़ा कंसाइनमेंट, लेकिन क्या है कि उसमें कस्टम ड्यूटी पूरी नहीं भरी गई थी, जिसके कारण अगर उसे इस माल को छुड़ाना है तो उसे कस्टम ड्यूटी भरना पड़ेगा। कस्टम ड्यूटी की बात आई कितना भरना है, तो वो जवाब आता था करीब 12-13 लाख रुपया भरना है। तो जब ये बात वो कॉन्वेंट से करती थी तो बोलता था नहीं नहीं ऐसे कैसे हो सकता है, मैं चेक करके बताता हूँ। तो वो 2 दिन तक कुछ नहीं कहता था, तीसरे दिन या दूसरे दिन वो वापस उसकी बात होती थी तो कहता था कि हाँ सही है, यहाँ के जो लोकल जो ऑफिसर्स थे उन्होंने वैल्यूएशन करने में गलती कर दी, जिसके कारण क्या हुआ उन्होंने कम वैल्यूएशन कर दिया था, इसलिए अभी जो है कंसाइनमेंट तो है लेकिन उसको छुड़ाने के लिए 12-13 लाख रुपया देना पड़ेगा। अब वो डायरेक्ट नहीं बोलता था कि तुम दे दो, वो कुछ इस तरीके का माहौल बनाता था
कि लड़की में भी तैयार हो जाती थी, ठीक है मैं 12 लाख रुपया दे के कंसाइनमेंट छुड़ा लेती हूँ। तो बोलते कि नहीं नहीं तुमको ना ये जो 12 लाख है तुम वहाँ जाके नहीं दो, एक्चुअली मैंने यहाँ से कस्टम ड्यूटी भरी है तो मुझे यहीं से दोबारा भरना पड़ेगा। तो कहता कि मैं तुम्हें एक अपना बैंक अकाउंट देता हूँ, उस बैंक अकाउंट में ये पैसा ट्रांसफ़र कर दो। तो वो तैयार हो जाती है, तो अपना बैंक अकाउंट फॉरवर्ड करता है और ये लड़की कुछ 12-13 लाख अपने जो उसके अकाउंट में था वो इंस्टेंटली उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देती है। अब जब इसको लगता है कि किसी लड़की से पैसा बड़ी आसानी से निकल गया है तो वो एक कदम और जाता है, वापस उसको कस्टम से फ़ोन आता है और बोलता है कि हाँ ये कस्टम ड्यूटी तो हो गई है लेकिन फिर भी 5 लाख रुपया अभी भी कम भरा है उसने। तो फिर वो सोचती है कि 12 लाख तो दे दिया, 5 लाख के लिए क्या हाथ पीछे करना। और फिर जो माल मेरे को मिलने वाला है, जो कंसाइनमेंट आने वाला है वो तो 19-20 लाख से कहीं ज़्यादा है, करोड़ों का होगा। तो इस सोच के साथ वो क्या करती है, वो 5-6 लाख रुपए भी और उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देती है। बस यहाँ उस लड़की का चैप्टर क्लोज हो जाता है। उसके बाद उस कॉन मैन से कोई कांटेक्ट नहीं। वो कस्टम में फ़ोन करती, जिस नंबर से उसको फ़ोन आया था वो फ़ोन पे ऑपरेटर की आवाज़ आती है कि ये नंबर मौजूद ही नहीं है। वो अमेरिका के नंबर पे, इसके नंबर पे फ़ोन करती है कॉन मैन के, तो वो नंबर भी मौजूद नहीं है। तो ऐसा लगता था कि जैसे कि उसका नामो निशान ही मिट गया है, वो था ही नहीं वो शख्स। अब ये लड़की क्या करे, 19-20 लाख का फटका लग गया है। अब ऐसे में अगर वो कुछ ज़्यादा ही कंजर्वेटिव है तो वो पुलिस के पास नहीं जाना चाहती है या क्राइम सेल में नहीं जाके बात करना चाहती, कंप्लेंट करना चाहती है कि ताकि उसका नाम हम छपेगा तो उसकी बदनामी होगी। तो वो क्या करती है, चुपचाप से बैठ जाती है कि हाँ धोखा हो गया है। और इसके बाद जो ये कॉन मैन है अपना नाम बदल कर सेम कहानी दूसरी लड़की के साथ दोहराता है। तो इसमें वो क्या चालाकी करता है, वो पूरी तरह तो भेष नहीं बदलता है, लेकिन सपोज एक लड़की के साथ वो मिला था पूरी दाढ़ी रख के, तो दूसरी लड़की को जब वो मिलता है तो फ्रेंच बियर्ड बना लेता है। उसके बाद किसी और से मिलेगा तो क्लीन शेव, दाढ़ी मूछ कुछ नहीं। तो इस तरीके से वो भेष बदल बदल कर काम कर रहा था। तो चलिए अब बात करते हैं कॉनमैन नॉवल के प्लॉट के बारे में। तो होता यूं है कि एक रोज़ रमाकांत मल्होत्रा, जो यूथ क्लब का जो संचालक है, ओनर है, वो एक खूबसूरत लड़की के साथ सुबह सुबह 11 बजे सुनील के ब्लास्ट के ऑफिस में पहुंचता है। अब आप बोलोगे ये सुबह सुबह 11 बजे थोड़ी होता है, 11 बजे तो दोपहर होने को आती है। लेकिन जैसे अगर आप लोगों ने सुनील सीरीज़ को फॉलो किया है तो आप सभी जानते हैं कि रमाकांत की आदत है कि वो दोपहर से पहले उसकी सुबह नहीं होती है, वो हमेशा दोपहर के बाद ही उठता है। तो जो इंसान 11 बजे सुनील के ऑफिस में आ जाए उसके लिए तो 11 बजे सुबह सुबह ही होगी ना, या ये भी कह सकते हैं कि उसके लिए तो 11 बजे भोर हो सकती है। तो खैर रमाकांत मल्होत्रा जो है इस लड़की के साथ सुनील के दफ्तर में पहुंचता है और उसे इंट्रोड्यूस कराता है और कहता है कि ये कियारा सोबती है और ये लड़की मुसीबत में है, यानी डैमसेल इन डिस्ट्रेस। ये सुनील के लिए एक निहायत ही ज़रूरी बात है अगर उसे ये केस लेना है। हम सभी जानते हैं कि सुनील इस तरह के केस को कभी इनकार नहीं करता है। तो वो लड़की अपनी व्यथा सुनाती है और चाहती है कि सुनील उसकी मदद करे। अब क्या है उसकी व्यथा? तो उसकी व्यथा ये है कि ये जो कॉनमैन के बारे में हमने उसके जो मॉडस ऑपरेंडी के बारे में बात किया था, उसी मॉडस ऑपरेंडी के तहत इस लड़की को भी धोखा दिया गया था। पूरी कहानी शुरू से लेकर अंत तक बता देती है और सेम वही कहानी होती है जो हमने कॉनमैन के मॉडस ऑपरेंडी में डिस्कस किया था। उसके बाद वो जो एडिशन बात बताती है और वो कहती है कि एक दिन अचानक वही शख्स उसे स्टारलाइट होटल के लॉबी में मिल गया। अब स्टारलाइट एक बड़ा होटल है, वहाँ पर वो उसे दिख जाता है, लेकिन इस वक्त जब वो देखती है उसे तो उसका जो फ्रेंच बियर्ड था वो गायब था। तो जब वो उससे मिला था तो उसका फ्रेंच बियर्ड था और इस वक्त वो क्लीन शेव था। लेकिन जिस लड़की ने एक अच्छा समय गुजारा हो उस शख्स के साथ, तो वो लड़की तो उसे पीछे से भी पहचान सकती है कि ये वही आदमी है।
तो जब वो उसके सामने पहुंचती है तो वो कॉनमैन जब उसे देखता है तो ऐसा लगता है जैसे उसके आर पार देख गया, जैसे कि वो है ही नहीं, उसे बिल्कुल पहचानने से इनकार कर देता है। वो लड़की कियारा जो है उसे कोशिश करती है उसे याद दिलाने की, लेकिन वो बोलता है कि सॉरी, मैं आपको पहचानता नहीं। और वो जो इकलौता फ़ोटो कियारा के पास होता है वो उसको दिखाती है, तो बोलता है कि देखिए हो सकता है कि हमारी शक्लें मिलती हो, पर देखिए इसका फ्रेंच बियर्ड है, मैं तो क्लीन शेव्ड हूँ और मेरा नाम तो वो है नहीं जो आप बोल रही हैं। और वो एक्सक्यूज़ मी बोल के वहाँ से चला जाता है। अब ये एडिशन बात वो सुनील से बताती है, तो सुनील कहता है कि तुमको उसको इस तरह नहीं छोड़ना चाहिए था, उसको कन्फ्रंट करना चाहिए था, उसको पुलिस में जाने की धमकी देनी चाहिए थी ताकि वो कबूल करे कि वो वही इंसान है जिसने तुमको धोखा दिया है। तो ये बात होने के बाद सुनील उसे थोड़ा प्रेशराइज़ करता है कि उसे दोबारा होटल में जाना चाहिए उससे मिलने के लिए। तो वो बोलती है कि मैं तो थोड़ा अनमने ढंग से बोलती है कि मैं जाऊं, लेकिन फिर मुझे रूम नंबर पता नहीं है, रिसेप्शन वाले अपने मेहमान का रूम नंबर देते नहीं है। तो वो बोलता है कि उसका कोई टेंशन मत लो, हम तुम्हारे लिए रूम नंबर उसका पता करके दे देंगे और तुम्हें जाके उससे मिलना है। तो बोलती है ठीक है, मैं जाने को तैयार हूँ। तो उसे कमरा नंबर बता देते हैं कि कमरा नंबर है 506, 506, 5वें माले पर वो शख्स 506 नंबर रूम में रुका हुआ है। तो कियारा जो है उसको वहाँ पहुँचने में लेट हो जाती है, वो सुबह से वो बिज़ी रहती है, तो करीब 9 बजे के आसपास वो वहाँ पहुँचती है कि सुनील जो है उसका इंतज़ार कर रहा है यूथ क्लब में, और वो लौट कर आती है 10 बजे करीब, 10, सवा 10, साढ़े 10 ऐसे कुछ हो रहा है। तो वहाँ आती है तो सुनील उसको मिलता है और उसके देखता है कि उसकी हवाइयाँ उड़ी हुई हैं, वो थोड़ी परेशान लग रही है। तो उसको कैबिन में ले जाता है, बिठाता है और उसको पूछता है कि मुलाकात हुई? वो बोलती है हाँ हुई, लेकिन मुलाकात ऐसी थी जैसे कि हुई ना हो, देखा और ऐसा हो गया बस। तो उसका जो बात करने का तरीका थोड़ा गोल गोल होता है, तो सुनील को समझ में नहीं आता कि क्या चक्कर क्या चल रहा है यहाँ पर। तो बोलते हैं कि तुमने मुलाकात भी कम समय में किया और यहाँ से तो वो होटल दूर भी नहीं है, और तुमको आने में इतना देर कैसे लग गया? तो बोलते हैं कि मैं थोड़ा सा उलझन में आ गई थी, मेरी मनस्थिति उसको देखने के बाद थोड़ी सी समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ, इसलिए मैं जाके एक पार्क में जाके बैठ गई और उसके बाद मैं यहाँ पर आई। तो सुनील बोलता है कि ये तो बात को कुछ बनी नहीं, तुम तो उससे बात भी नहीं किया, तुमने उससे कुछ कन्फ्रंट भी नहीं किया। और वो कहानी सुनाती है कि एक्चुअली वो मिलने गई थी तो उधर उसने दरवाजे पे से ही उसको वापस कर दिया, बोला कि तुम ठीक है, तुम नीचे बैठो लॉबी में, मैं तुमको फ़ोन करके बुला लूँगा जब ये चली जाएगी। तो उसने लेकिन जाने के बदले वो वहीं लॉबी में छिपी रही और देखने लगी कि उसको शक हो गया था कि अंदर एक लड़की बैठी हुई है जिसके बाल पीछे से उसने खाली, उसकी पीठ था सोफे पे बैठी हुई थी, उसके खाली बाल उसने देखे, उससे अंदाज़ा लगाया कि ये कोई लड़की के साथ बैठा हुआ है। तो इस तरह का उसने कहानी बताया, बट अल्टीमेटली यही कहा कि वो उससे मिल नहीं पाई और वो वापस आ गई। सुनील कहता है कि ठीक है, मैं उससे जाके मिलता हूँ, मैं एज ए स्ट्रेंजर ऐसे जाता हूँ उससे मिलने के लिए, उसको मैं कन्फ्रंट करूँगा, हो सकता है कि वो मुझसे मिले। वो मैं इमीडिएटली निकलता हूँ यहाँ वहाँ जाने के लिए और उसको यूथ क्लब में रुकने के लिए बोलते कि नहीं मैं यहाँ नहीं रुकूँगी, मैं घर जाती हूँ, अगर कोई ज़रूरी बात हुआ तो मुझे घर पे मिल लेना, या तो फिर मुझे कल मिल सकते हो। तो ये कहकर सुनील जो है यूथ क्लब का एक असिस्टेंट को लेकर स्टारलाइट होटल की तरफ बढ़ता है और वहाँ पर वो असिस्टेंट को बाहर ही रोक देता है और उसको बोलता है कि अगर तुम्हें बाहर से कुछ ऐसे शक हो कि कुछ गड़बड़ होने वाली है तो तुम मुझे फ़ोन करके बता देना, मैं जाता हूँ अंदर ऊपर। और वो सीधा सुनील इस तरीके से एंट्री मारता है जैसे कि वो इसी होटल में उसने अभी रूम लेकर रखा है, और सीधे 5वें माले पे जाता है। 506 दरवाजे पे जाके वो घंटी बजाता है, अंदर से कोई जवाब नहीं आता। फिर घंटी बजाता है, कोई जवाब नहीं। तब वो उसकी नज़र जाती है दरवाजे पे। अब दरवाज़ा जो है बंद था, लेकिन पूरी तरह से अंदर से लॉक नहीं था, तो हल्का सा खुला ऐसा लगा था कि जैसे उसको सिर्फ टच करा दिया है दरवाजे को, और अगर उसको थोड़ा सा धक्का मारें तो खुल जाएगा। तो उसको डाउट होता है, तो वो धीरे से दरवाज़ा खोलता है, अंदर जाता है, आवाज़ लगाता है उस आदमी को, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। और जैसे ही वो हॉल में पहुंचता है तो वो जो नज़ारा देखता है वो ये था कि वो जो शख्स जो था कॉनमैन, वो पीठ के बल ज़मीन पे मरा पड़ा हुआ है, उसके सीने में खंजर घुपा हुआ है। और वो खंजर कोई मामूली खंजर नहीं था, कुछ डिज़ाइनर टाइप का खंजर था। उसका जो मूठ था उसके ऊपर कुछ अच्छी सी नक्काशी की गई थी। अब सुनील यूं तो वो मतलब सुनील वो लाश को देखकर चौंकता नहीं है, उसके लिए तो एक
तरह से आम बात हो सकती है, क्योंकि वो तो एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है, एक खोजी पत्रकार है, तो उसको इस तरह के सिचुएशन से सामना करने की आदत है। तो बिना बौखलाए हुए ठंडे मन से वो सब चीज़ों का मुआयना करने लगता है और वो सारे सबूत देखने लगता है जो उसको सामने सामने उसके नज़र आते हैं। तो उस बिना सबूत को टच किए या बिना कुछ चीज़ों को हाथ लगाए वो अपने हिसाब से सबूत को माइन्यूटली देखना शुरू करता है और जो भी उसको इम्पॉर्टेंट लगता है उसका वो फ़ोटो निकाल लेता है। तो इसमें से एक कुछ इम्पॉर्टेंट जो सबूत उसको हाथ लगते हैं वो मैं आपको बता दूं कि एक तो वो उसका मोबाइल फ़ोन चेक करता है और उसके फेवरेट में जाके देखता है, तो फेवरेट में 5 नाम थे। एक नाम एक आदमी का था और 4 नाम लड़कियों के थे। उनमें से एक लड़की का नाम था कियारा सोबती, फेवरेट्स में थे उसके। और दूसरा वो एक चीज़ देखता है कि अब देखिए ये कॉनमैन का मॉडस ऑपरेंडी का एक पार्ट है कि उसको एक फ़ोटो फ्रेम दिखता है। वो फ़ोटो फ्रेम के अंदर को जब पास से वो देखता है तो पाता है कि फ़ोटो फ्रेम में फ़ोटो डालने का जो स्थान होता है, जगह होता है, वहाँ पर देखता है कि उसके फ़ोटो के पीछे भी कुछ है। वो निकालता है तो देखता है कि उसमें 3 खूबसूरत लड़कियों के अलग अलग फ़ोटो हैं। तो वो ऐसा प्लान करके रखा था उस कॉनमैन ने कि जो भी लड़की आएगी उसका फ़ोटो वो सामने कर देगा और उसके टेबल पे वो फ़ोटो फ्रेम में उस लड़की की तस्वीर दिखेगी। तो लड़की शायद इम्प्रेस हो जाएगी, अरे वाह ये तो मेरी तस्वीर अपने टेबल के पास रखता है, फ़ोटो फ्रेम करके रखता है। और जैसे ही वो अगर दूसरी लड़की आ रही है तो वो तस्वीर पीछे कर देगा, दूसरी लड़की की तस्वीर आगे कर देगा। ये उसका एक मॉडस ऑपरेंडी का एक हिस्सा था। और साथ में उसको एक लड़की की लड़की का फ़ोन नंबर उस पे लिखा, एक पैड पे लिखा हुआ मिलता है उसको। वो ये सब चीज़ों का ना वो फ़ोटो क्लिक कर लेता है अपने मोबाइल से, स्क्रीनशॉट ले अपने मोबाइल से फ़ोटो खींच लेता है उसका और पूरा मुआयना करने के बाद उसको फ़ोन आता है तुरंत और उसको जो है उसका जो असिस्टेंट बाहर था वो बताता है कि इंस्पेक्टर प्रभु दयाल ने अभी अभी होटल में एंट्री की है। तो ये देख के सुनकर सुनील थोड़ा सा सतर्क हो जाता है और बोलता है ठीक है मैं भी यहाँ से निकलता हूँ। वो वहाँ से निकलता है पूरा चीज़ और दरवाज़ा जैसा था वैसे ही वो क्लोज़ करके आता है लिफ्ट की तरफ। जैसे लिफ्ट को दबाता है तो देखता है कि एक लिफ्ट नीचे से ऊपर आ रही है और दूसरी लिफ्ट जो है वो ऊपर से नीचे आ रही है। अब टाइम उसके पास इतना नहीं था कि वो वेट करे वहाँ पर, क्योंकि उसे मालूम था कि प्रभु दयाल अंदर आ चुका है और लिफ्ट में हो ना हो प्रभु दयाल ही होगा, वो 5वें माले पे ही आ रहा है। तो वो दूसरी लिफ्ट जो ऊपर से नीचे आ रही थी वो शायद सही वक्त पर नहीं पहुंचती। तो अगर प्रभुदयाल पहले आ जाता तो वो देख लेता कि सुनील यहाँ पर है, तो उसको भी शक होता कि यहाँ क्या कर रहा है। तो वो क्या करता है कि लिफ्ट खुलने से पहले ही वो जाके वापस 506 दरवाजे पे जाके खड़ा हो जाता है और घंटी बजाने का नाटक करता है। लिफ्ट खुलती है, प्रभुदयाल आता है, प्रभुदयाल उसको देख के चौंक जाता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो बोलता है कि मैं मिलने के लिए आया था इस इंसान से। बोला आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तो फिर वो बातचीत होती है तो पता चलता है कि उनको प्रभु दयाल को एक गुमनाम कॉल आया था कि यहाँ पर किसी का मर्डर हो गया, तो उसी के लिए वे आए हैं। अब ये आपस में फिर सुनील और उसका नोकझोंक होता है, थोड़ा कॉमेडी टाइप का सिचुएशन क्रिएट होता है इस मर्डर सिचुएशन में भी, जहाँ पर प्रभु दयाल उसको ग्रिल करने की कोशिश करता है कि तुम कमरे में ऑलरेडी जा चुके थे मेरे आने से पहले। लेकिन सुनील बोलता है कि नहीं, मैं तो बाहर खड़ा होकर घंटी बजा रहा था, मैं तो मालूम भी नहीं कि अंदर क्या हो रहा है, वो सब चीज़ें। तो इस तरीके के यूजुअल जो उनका नोक झोंक चलता है प्रभु दयाल और सुनील का, वो चलता है। और उसके बाद सुनील वहाँ से निकलता है और वो सीधा रात ही को कियारा के घर जाता है और उसको कन्फ्रंट करता है। उसको बोलता है तुमने मुझसे झूठ बोला, तुम अंदर गई थी, तो वहाँ पर उसकी लाश पड़ी हुई है, झूठ क्यों बोला तुमने मुझे? तो यहाँ पर कियारा उसको एक और एडिशनल इन्फॉर्मेशन देती है कि हाँ, जब वो गई थी वो मरा नहीं था, उस वक्त उसके अंदर थोड़ी सी जान बाकी थी, सांस ले रहा था वो। और जब मैं उसके पास गई तो उसने दम तोड़ने से पहले कुछ मंगला टाइप का कुछ एक शब्द बोला, जिसको उसने कियारा ने सुना कि मंगला मंगला। अब आप जानते हैं कि एक मरने वाला व्यक्ति जब आखिरी वर्ड कुछ क्लू छोड़ना चाहता है, लेकिन उसकी सांस अटकी हुई है, वो ठीक से बोल नहीं पा रहा है, आवाज़ क्लैरिटी नहीं रहती है, तो जिस तरीके से उसने बोला उससे लगता है उसको, कियारा को लगा कि ये शायद कोई मंगला के बारे में बात कर रहा है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्लू यहाँ पर हो जाता है। हम सभी ने कभी ना कभी अपनी ज़िंदगी में ये बात सुनी है
कि इंसान अपनी तकदीर खुद लिखता है, लेकिन शायद इस बात को ठीक ढंग से समझ नहीं पाते। अब अपनी तकदीर खुद लिखना माने होता क्या है? हम तो कागज़ कलम लेकर अपनी तकदीर लिखने तो नहीं बैठते हैं कि मैं ये बनूँगा, ये करूँगा। वो एक तरीका है, वो अलग है। बट असल में तकदीर कैसे लिखी जाती है एक इंसान की? एक इंसान अपनी तकदीर कैसे लिखता है? तो अगर हम 24 घंटे जो हमको रोज़ मिलते हैं, उसको एक कोरा कागज़ मान लें, तो उन 24 घंटों में जो भी कर्म हम करते हैं, उस कर्म का जो फल है, वो हमारी तकदीर बन जाता है। तो हम जो भी चीज़ लिखते हैं, वो हमारे कर्म के ज़रिए लिखते हैं। आज 24 घंटे में मैंने क्या किया, वो मैंने लिख दिया अपनी ज़िंदगी के पन्ने पर। भले वो किसी को दिखे, ना दिखे, लेकिन वो लिखा चुका है मेरी ज़िंदगी के पन्ने पर और उसका फल आगे चलकर मुझे मिलना ही मिलना है। अब फल अच्छा होगा या बुरा, वो निर्भर करता है मेरे आज के कर्म पर। अब ये जो कॉनमैन जो था, इसका जब उसने कियारा सोबती को ठगा था, तो उस वक़्त उसका नाम आदित्य खन्ना था। तो अब ये आदित्य खन्ना इंटेलिजेंट आदमी था, उसको बोलने की उसके अंदर काफ़ी अच्छी पावरफुल शक्ति थी, लोगों को मंत्रमुग्ध कर देता था अपनी बातों से, देखने में खूबसूरत था, हैंडसम था। तो वो चाहता तो कुछ और काम भी अच्छा काम कर सकता था, लेकिन उसने कॉनमैन बनना स्वीकार किया। और जब वो इस राह पर चल पड़ा, तो रोज़ उसका काम होता था लोगों को ठगने का काम करना। कैसे वो बेगुनाह अमीर लड़कियों को अपने मोह जाल में फंसाए और उनसे 19-20 लाख रुपया ऐंठ कर गायब हो जाए और फिर वो साइकिल फिर से शुरू करे वो दूसरी लड़की के साथ। उसे लगता होगा कि शायद वो कभी पकड़ा नहीं जाएगा, उसमें सुपर कॉन्फिडेंस आ गया था, लेकिन वो जो कर्म कर रहा था, उसका फल कभी न कभी तो लौट के उसके पास आना ही था। और वो कर्म उसका लौट कर उसके पास आया और आज होटल में किसी ने उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। अब सुनील के पास जो लीड है इस केस को सॉल्व करने के लिए, वो है ये 5 लोगों के नाम, जो उसे कॉनमैन के मोबाइल के फेवरेट सेक्शन से उसको मिलता है, जिसके नाम और नंबर वो नोट डाउन कर लेता है। अब यहाँ से सुनील अपनी छानबीन शुरू करता है और जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, इसमें एक अलग अलग तरीके का ट्विस्ट आते रहता है। अब यहाँ पर जो आदमी है, जो 5 नाम थे, उनमें से एक नाम प्रहलाद राज का था, जो कि एक आदमी है। बाकी जो 4 थे वो लड़कियों के नाम थे, जिसमें से कियारा का एक नाम था। अब वो सुनील जो है, उसने जब एक केस लिया तो उसे कहीं न कहीं उसको लगता था कि कियारा जो है बेगुनाह है, उसने खून नहीं किया है। लेकिन जैसे-जैसे कहानी आगे बढ़ती है, कभी-कभी तो उसे लगता है कि हाँ, कियारा ने ही उस कॉनमैन का खून किया था। उसे पूरी तरह से विश्वास नहीं हो पाता कि कियारा वाक़ई में निर्दोष है। अब यहाँ पर जितने भी कैरेक्टर्स इस केस में उलझे हुए हैं, वे लोग अपना पुलिस से पीछा छुड़ाने के लिए, अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए, वो जो भी बयान देते हैं इस केस से रिलेटेड, उसमें कहीं न कहीं वो कहानी को थोड़ा-सा बदल देते हैं, अपने फ़ेवर में करने की कोशिश करते हैं। और सुनील जो है, खेला-खिलाया हुआ खिलाड़ी है, उसके साथ ये तो चलने वाला नहीं है। उसका काम है कि वो जो भी बात उसे कही जा रही है, उस पे आँख मूंद कर विश्वास न करे। हो सकता है कि सामने वाला झूठ बोल रहा हो और झूठ बोलने के पीछे कोई कारण हो। तो इन सब को ध्यान रखते हुए सुनील को केस से परत दर परत जो भी चीज़ें हैं, सबूत मिल रहे हैं, उसको रिवील करना होगा, उसको उधेड़ना होगा और केस को सॉल्व करना होगा। तो कौन है कातिल? किसने इस कॉनमैन की हत्या की? क्या ये चारों लड़कियों में से वाकई में कोई एक लड़की थी जो इसके शिकार हो चुके थे, उन्होंने इसका खून किया? क्योंकि ये चारों लड़कियां जो है 9 और 10 के दौरान उससे मिलने गई थी, उस कॉनमैन से मिलने गई थी और कॉनमैन की हत्या भी जो है 9 और 10 के रात को 9 और 10 के बीच हुई। तो फाइनली जब सुनील सारे सबूत को ध्यान में रखते हुए और लोगों के बयान को ध्यान में रखते हुए, उनके बयान के बीच जो शब्दों के बीच में जो वो होता है ना, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रीडिंग बिटवीन द लाइन्स,
वो जो इंसान उससे बात कर रहा है, जो उसको इन्फॉर्मेशन दे रहा है, उस पर आँख मूंद कर विश्वास करने के बजाय वो उस बात के ऊपर फोकस करता था जो इस इंसान ने कही नहीं है, जो वो छिपाने की कोशिश कर रहा है। इससे उसका जासूसी दिमाग इस पूरे केस में काम करता है और फाइनली अंत में जाकर जब कातिल सामने आता है तो सब चौंक जाते हैं कि अरे वाह, तो ये था कातिल और ये था मकसद उसका खून करने के पीछे। कॉन मैन नॉवल जो है सुनील सीरीज का 122वां नॉवल है, 122। यानी कि सुनील का जो किरदार है 122 नॉवेल्स में अब तक आ चुका है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। 100 के ऊपर जा चुका है। सुनील ने सेंचुरी से ऊपर के केसेस सॉल्व किए हैं और आगे भी वो केसेस सॉल्व करता रहेगा। सुरेंद्र मोहन पाठक साहब के कलम से उसके और भी नॉवेल्स निकलते रहेंगे, ऐसा हम सभी पाठकों की इच्छा है। अब कॉनमैन जो है ये 21वीं सदी की वन ऑफ द नॉवेल्स है जो सुरेंद्र मोहन पाठक साहब ने लिखा है और इस नॉवल को पढ़ते हुए मुझे काफ़ी मज़ा आया। इसकी जो भाषा है आज के ज़माने की भाषा लग रही है और इसमें सुरेंद्र मोहन पाठक साहब ने टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया है। मैं भी फेसबुक का जिक्र किया है, व्हाट्सएप चैटिंग का जिक्र किया है और इसको एक क्राइम जो ऑनलाइन क्राइम जो होता है उससे रिलेट करने की कोशिश की है। इस कारण यह नॉवल बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाता है। कॉन मैन नॉवल में कहानी के अलावा जो एक और अच्छी बात इस पूरे नॉवल की है वो है इस नॉवल के डायलॉग्स। ये कहानी पढ़ते वक्त जो भी डायलॉग्स सामने आए हैं वो आज के ज़माने से काफ़ी मिलते जुलते हैं कि जो आज के ज़माने का जो रीडर है वो भी अगर उसे पढ़ेगा तो उसे ऐसा नहीं लगेगा कि वो क्या पढ़ रहा है, वो उससे रिलेट कर पाएगा। यहाँ पर जो मेन कैरेक्टर्स हैं जैसे रमाकांत मल्होत्रा, उनको जो डायलॉग्स दिए गए हैं वो काफ़ी ह्यूमरस हैं, काफ़ी मजाकिया हैं और लोगों को वो अच्छे तरीके से लुभा पाएंगे अपने डायलॉग्स के ज़रिए। और यहाँ पर सुनील से काफ़ी अच्छे मुहावरों में बात करवाया गया है और उन्होंने काफ़ी इंग्लिश के फ्रेजेस भी इस्तेमाल किए गए और इंस्पेक्टर प्रभुदयाल है उनका भी बोलने का जो तरीका है वो भी काफ़ी मैच्योर हो गया, काफ़ी पॉलिश्ड हो गया है। तो काफ़ी अच्छा लगा पढ़ने के बाद यह नावल कि इनके जो किरदार हैं वो एक अलग लेवल पे बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ जो मुझे इस नावल में मिले हैं और जो मुझे अच्छे लगे हैं। चींटी के घर भगवान आ गए, ये एक डायलॉग वो कैरेक्टर इसमें करता है। और दूसरा है ताड़ने वाले कयामत की नज़र रखते हैं, खत का मजमू भांप लेते हैं लिफाफा देखकर। वैसे ये नया नहीं है, ये जो कहा गया है डायलॉग ये नया नहीं है, लेकिन फिर भी सुनने में काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पर। और एक और जो डायलॉग है काफ़ी बढ़िया है, कोई दरिया में उतरे और भीगे नहीं, ऐसा कहीं होता है। तो ये भी देखिए ये काफ़ी बढ़िया तरीके से इस्तेमाल किया गया इस डायलॉग का। और यहाँ पर जो इंग्लिश के जो डायलॉग्स यूज़ किए हैं किरदारों से बुलवाए गए हैं उनमें से एक है एश्योर हर गुड टाइम एंड शी वुड टो योर लाइन। ये एक डायलॉग अच्छा इस्तेमाल किया मुझे लगा। एक और इंग्लिश का है फ्रेज जो है प्रॉमिस ब्रेकर शू मेकर। और एक और डायलॉग अच्छा फ्रेज जो यूज़ किया गया है ही गेव मी ए हार्ड टाइम। तो ये जो फ्रेजेस हैं ये आज के ज़माने में अच्छे से फिट हो जाते हैं और लोग इसे रिलेट कर पाएंगे। एक विशेष डायलॉग जो सुनील अपनी खोजी पत्रकारिता के बारे में कहता है वो मुझे बहुत अच्छी लगी, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सुनील कहता है खोजी पत्रकारिता में फिशिंग एक्सपेडिशन आम बात है, कभी मछली फंसती है कभी नहीं फंसती, लेकिन फिशिंग एंथुसियास्ट फिशिंग तो नहीं छोड़ देता ना। तो ये देखिए ये इस तरीके से जो चटपटे डायलॉग्स और काफ़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन में इस तरह के डायलॉग निकल के आना, ये पूरी जो कहानी है उसमें एक तो स्पीड भी प्रोवाइड करता है प्लस एक इंटरेस्ट बनाए रखता है रीडर्स में, और रीडर्स को हर पेज पे कुछ ना कुछ नया इंटरेस्टिंग सुनने को मिलता है। क्या आपने ये नावल पढ़ी है? अगर हाँ तो कमेंट में बताइएगा कि आपको ये नावल कैसी लगी। और जिन्होंने ये नावल नहीं पढ़ी है और वो अगर मेरी राय जानना चाहते हैं कि क्या उन्हें ये नावल पढ़नी चाहिए, तो मैं कहूँगा कि बिल्कुल पढ़नी चाहिए।
मैं इस नावल को 5 में से 4 स्टार की रेटिंग देना चाहूँगा। काफ़ी बढ़िया नावल है। अगर आप मर्डर मिस्ट्री थ्रिलर के शौकीन हैं, पढ़ने के शौकीन हैं, उसके दीवाने हैं, तो आपने ये नावल को ज़रूर पढ़ना चाहिए। ये नावल थोड़ी लंबी है बट आपको बोरियत नहीं होगी। अगर आपके पास वक्त है तो हो सकता है कि आप इसे एक सिटिंग में ही ख़त्म कर दें, इतना पेस है। और ये नावल बड़ी रफ्तार के साथ दौड़ती है। कहीं कहीं पे थोड़े से डायलॉग थोड़े लंबे हो गए क्योंकि वहाँ पे ज़रूरत थी लंबे डायलॉग्स की, लंबे कन्वर्सेशन की। लेकिन उसके अलावा कहानी में काफ़ी अच्छा रफ्तार है, काफ़ी इंटरेस्ट बना रहता है और वो रिलेट कर पाते हैं इस कहानी से जो रीडर्स हैं, क्योंकि ये कहानी आज के माहौल की कहानी है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में एक और थ्रिलर नॉवल के साथ फिर मुलाकात होगी आपके साथ। तब तक के लिए नमस्कार।